याद करो बच्चों, एक इक्वेशन आई थी इस तरीके से, माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। और फिर हमने माइनस टी डेल्टा एस टोटल को हमने क्या लिख दिया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडायनामिक्स की, इसको आप फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह सकते हो, बिकॉज ये इक्वेशन ही फाइनली अप्लाई होती है किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए। सो क्राइटेरिया क्या निकल के आया था इससे कि फॉर स्पॉन्टेनियस for spontaneous process we know डेल्टा एच नेगेटिव एक क्राइटेरिया था जो कि फेल हो गया था, एंड डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव करते हैं, इसको नेगेटिव यहाँ पुट करें, यहाँ पे पॉजिटिव पुट करें, तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। देन अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये दो कंडीशन यस सर। हम यहाँ से बता सकते हैं। अच्छा, और सभी बच्चे इस बात को भी समझ सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव क्यों होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, क्योंकि हमने दोनों क्राइटेरिया को साथ में अप्लाई किया है, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर की कंडीशन क्या है। तो जरा बच्चों आप लोग बताना, मुझे पार्टिसिपेट करना अच्छे से। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो एंड डेल्टा एच पॉजिटिव हो, ये गिवन हो, तो टेम्परेचर का कोई रोल है स्पॉन्टेनिटी के लिए, या फिर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सर हाई। सर रोल है। सर स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर लो कितना हो सकता है इसमें, टेम्परेचर लो कितना हो सकता है बेटा। सर 0। हाँ, कैपिटल टी केल्विन होता है ना, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या। नो सर। यस, कैपिटल टी इज द केल्विन टेम्परेचर, और मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन केल्विन कितना होता है, 0 केल्विन, राइट। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है 0 केल्विन होता है। तो अगर मैं टी की वैल्यू 0 केल्विन पुट कर दूँ, तब भी डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो मैं इस पॉइंट पे ये लिख सकता हूँ कि अगर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है और इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो रिएक्शन, रिएक्शन मतलब रिएक्शन है, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट all temperature, reaction will be spontaneous at all temperature, करेक्ट। अब अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, अगर वो मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, और डेल्टा एस नेगेटिव हो, उसकी रैंडमनेस कम हो रही हो। डेल्टा एस नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव डेल्टा एस चेंज है, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम होगा इनिशियल से, तभी तो नेगेटिव आएगा, मीन्स फाइनल रैंडमनेस इनिशियल रैंडमनेस से कम है, तभी नेगेटिव आएगा, डेल्टा एस नेगेटिव।
सो अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव मीन्स रैंडमनेस इसमें कम है। तो ये रिएक्शन में डेल्टा जी क्या आएगा? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव होने से डेल्टा जी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? मीन्स कभी स्पॉन्टेनियस हो सकती है ये रिएक्शन? नो सर, नो सर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा इसको? पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव, किसी भी टेम्परेचर पे डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि अगर टेम्परेचर को जीरो कर सकते हो, नेगेटिव तो नहीं कर सकते हो। तो जीरो केल्विन होता है क्या टेम्परेचर से? होता है कि -10 केल्विन? नहीं होता ना। नो सर। तो मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इस वाले पॉइंट पे, कि रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ भी हो, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी, क्योंकि डेल्टा जी इसका क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसका डेल्टा जी पॉजिटिव ही आएगा किसी भी कंडीशन पे, और इसका डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा किसी भी कंडीशन पे। किसी भी कंडीशन पे मतलब किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, ये दो कंडीशन आ गई। यस सर। बेटा वंशिका म्यूट कर लिया करो बताने के बाद। अब मैं थर्ड केस लेता हूँ बेटा। थर्ड पॉइंट, अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो किसी रिएक्शन का और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, मीन्स इंथैल्पी चेंज उसकी पॉजिटिव है और एंट्रोपी चेंज उसकी पॉजिटिव है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बट उसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग अ प्रोसेस। तो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है? आपके पास इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ टेल मी, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है? सर जब डेल्टा जी नेगेटिव। देखो डेल्टा जी जब निगेटिव हो तब स्पॉन्टेनियस होगी, तो वही बोल रहा हूँ टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं सारे पॉइंट में टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहा हूँ। पहले पॉइंट में टेम्परेचर मैंने कहा कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी निगेटिव ही आना है। दूसरे में जब दोनों टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अच्छा, सो कैसे? देखो डेल्टा एच पॉजिटिव कर दिया, डेल्टा एच हमने पॉजिटिव कर दिया। अब ये वैल्यू अगर इससे ज़्यादा होगी, दैट मीन्स टी डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन डेल्टा एच है, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। यस सर। और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो कैसे नेगेटिव आ सकता है? अगर टी की वैल्यू मैं ज़्यादा ले लूँ, काफ़ी हाई ले लूँ, तो फिर ये वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, और जब ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी तो फिर अल्टीमेटली वो नेगेटिव साइन लगा है तो ज़्यादा नेगेटिव भी आ जाएगी, है ना बच्चों? यस सर। जैसे मैं डेल्टा एच जो है, मॉल डेल्टा एच हमने ले लिया 50 +50, और इंट्रॉपी हमारा है प्लस, रैंडमनेस इतने ज़्यादा नहीं, इंट्रॉपी हमारा +10 है। तो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है? टी की वैल्यू क्या हो? 6। 6। टी की वैल्यू 6 हो तब स्पॉन्टेनियस हो सकती है। 7 हो तो नहीं हो सकती है, 7 केल्विन। सर हो सकती है, मींस 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, कंडीशन हो गई, वेरी गुड। दैट मीन्स ये रिएक्शन अगर इंथैल्पी की वैल्यू +50 है, इंथैल्पी की वैल्यू +50 है और इंट्रोपी चेंज की वैल्यू +10 है, तो रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब टेम्परेचर की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो। अच्छा टेम्परेचर 5 है तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? नेगेटिव।
Zero. Zero. Equilibrium. Equilibrium. Very good. Equilibrium. That means टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 केल्विन में रिएक्शन हमेशा क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस। नहीं समझ आया आप लोगों को? सर पर जीरो कैसे आएगा? अगर सर वो 50 से यस सर सर आगे समझ। हाँ, थोड़ा सा सोचना चाहिए पहले, उसके बाद, है ना बेटा? ओके, तो मैं बोलूँगा कि टेम्परेचर अगर इसमें 5 केल्विन से ज़्यादा है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। 5.1 केल्विन में स्पॉन्टेनियस होगी, 5.2 केल्विन में, 5.3 केल्विन में, 6 में, 7 में, 6.8 में, 6.5 में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 केल्विन में रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, है ना? तो बोलूँगा मैं रिएक्शन will be spontaneous at high temperature. थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। सर पॉजिटिव ही थी। सर पॉजिटिव ही थी पहले, इस बार नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, so tell me, we have this equation delta H, sorry delta G delta H minus T delta S, क्या होगा इसमें? सर रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। आपको ये चेक करना है कि अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी इसकी कम हो रही है, तो बताओ मुझे कि डेल्टा जी कब नेगेटिव आ सकता है, किस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? टेम्परेचर कम हो तो। कम हो तो कम हो में आप जीरो करके देख लो। अगर मैं ये नेगेटिव पुट करता हूँ, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव पुट करता हूँ, तो इसको मैं अगर जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पूरा जीरो हो गया। अब अगर पूरा जीरो हो गया तो डेल्टा जी क्या बचा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अब ये पॉइंट क्या लर्न करने हैं क्या बच्चों? क्या इन पॉइंट को हमें लर्न करना है? नहीं, ये तो बस समझने के लिए 4 पॉइंट हमने से बना लिए। आप खुद ही बता सकते हो कि आपको ये पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस शुड बी मोर पॉजिटिव देन डेल्टा एच। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जितना ज़्यादा टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अल्टीमेटली वो उतना नेगेटिव भी तो हो जाएगा। यस सर। हाँ, यस सर। तो इसलिए टी डेल्टा जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के चांस उतने ज़्यादा हैं, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो कोई भी बात ही नहीं है। अगर डेल्टा एच निगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, टेम्परेचर कुछ भी हो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये गैस फ्री एनर्जी है क्या? हमने तो अभी मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन किया इसको, अभी हमें ये नहीं पता है कि गैस फ्री एनर्जी क्या है। तो थोड़ा सा गैस फ्री एनर्जी को समझते हैं। तो गैस फ्री एनर्जी को समझने के लिए पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि टोटल हीट ऑफ द सिस्टम के एट कांस्टेंट प्रेशर, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेल मी। एंथैल्पी। एंथैल्पी से, डेल्टा एच। सो एंथैल्पी जो डेल्टा एच है ना, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम है और एट कांस्टेंट प्रेशर,
ठीक है। एक चीज बताओ बच्चों, एक सिंपल सी नॉलेज की बात है कि क्या हम हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं कर सकते ना, फुल एफिशिएंसी से। अगर आपने कभी उसका, अच्छा आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया गया था ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेल मी। नो सर। आप लोगों ने पहले बताया था कि आपको सर हाँ बता दिया गया था सर। हाँ, किसी को स्टेटमेंट याद है क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? यस सर। बताइए क्या है। सर अगर हीट को पूरा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो सारी कन्वर्ट नहीं हो पाती, कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाता है। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप। बहुत आपके बोलने से बहुत नॉइज आ रहा है। ओके, जो इंट्रॉपी में बच्चों हमने पढ़ा ना सारा, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही था। पहले ये चीज बताओ मुझे, आप लोग एक बात से एग्री करते हो नहीं करते हो कि इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो इंक्रीज होते जा रही है? यस या नो? यस सर। क्या पूरे यूनिवर्स में रैंडमनेस नहीं बढ़ती जा रही है? यस सर बढ़ रही है। क्या हमारे अंदर, हम ये नहीं चाहते कि थोड़ी रैंडमनेस हो? रैंडमनेस का मतलब क्या था, हम लोग क्या समझ रहे थे, फ्रीडम। हम नहीं चाहते कि एकदम फ्रीडम मिले हमें लाइफ में। और कभी कभी देखो ऐसा लगता है हमारी फैमिली को कि भाई हमको डिसिप्लिन में रखेंगे तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसे छोड़ दो कि नहीं इसको पढ़ने दो, कुछ भी करने दो, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी बहुत आगे निकलते हैं जब उनको पूरी फ्रीडम मिलती है कि हमें किस टाइम कुछ भी करने की आज़ादी है। नहीं समझे बात को? जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं उन पे पेरेंट्स का क्या क्या रहता है, कुछ भी नहीं। वो चाहे तो कुछ भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के निकलते हैं, पूरी आज़ादी रहती है। तो सबके अंदर एक रहता है कि चीज़ों को हम चलाएं, हमको पूरी आज़ादी मिले। मतलब सभी लोग क्या चाहते हैं, बताओ क्या चाहते हैं? रैंडमनेस। रैंडमनेस, डिसऑर्डर, है ना? यस सर। जैसे जैसे बच्चों आपकी क्लास चल रही होती है, याद करो स्कूल के दिनों को, जब आप क्लास चल रहे होते हैं, फर्स्ट पीरियड लगता है। जब फर्स्ट पीरियड आपका 1 घंटे का होता है, इसके बाद दूसरा पीरियड लगने वाला होता है, तो आपका मन क्या होता है कि मैम से या मैं सर से बोलूं कि प्लीज़ हमें जो है पानी पीने जाना है। भले आपको प्यास लगी न लगी हो, आपको लगता ना कि एक बार में बाहर जाके घूम के आ जाए? नहीं लगता ऐसा? यस सर। तो क्लास में जब आप बैठे हो चुपचाप सुन रहे हो लेक्चर, तो उस समय आप ऑर्डर में हो ना? यस या नो? यस सर। लेकिन आपका यस सर। आपका मन क्या कर रहा है? बाहर जाने का, मीन्स डिसऑर्डर का। क्योंकि जब बाहर जाते हो तो बहुत सारे बच्चे बाहर आते हैं, तो क्या इतना ऑर्डर होता है क्लास के बाहर? इंटरवल देख लीजिए आप, इतना ऑर्डर होता है क्या? नो सर। डीपी बहुत ट्राई करता है ना, बच्चों लाइन से चलो ये चलो, लेकिन बच्चे तभी कोशिश करते हैं दूसरे की बात करने की कि इससे भी बात कर लें, थोड़ी सी उससे भी बात कर लें, इससे मिल लें उससे मिल लें, कैसे क्लास चल रही है, पढ़ा रहा है कौन, कैसा पढ़ा रहा है। तो हमारे अंदर भी डिसऑर्डर की तरफ हम हमेशा टेंड रहते हैं ना। अच्छा, जब 7th पीरियड हो जाता है और जब 8th पीरियड के बाद छुट्टी होने वाली होती है, तब कैसा फील होता है? कितनी जल्दी पीरियड लग जाए, यस या नो? यस सर। तो डिसऑर्डर जो होता है ये बिल्कुल एक, समझो कि एक वर्ड है जिसका एक्सपेरिमेंट से नहीं, एक नेचुरल सी बात है कि ऐसा होता है, सभी लोग चाहते हैं। तो इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। हाँ, इंट्रोपी ऑफ द इक्विलिब्रियम प्रोसेस, देखो ध्यान से, अभी मैं डेल्टा जी में आ रहा हूं। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या था बताया था मैंने बच्चों? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये बताया था मैंने। और इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स डेल्टा एस टोटल प्लस डेल्टा एस सिस्टम पूरे यूनिवर्स की बढ़ रही है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें
तो इक्विलिब्रियम में ये क्या हो सकता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो इक्वल टू जीरो हो सकता है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में ये होता है कि अगर मान लो इस सिस्टम ने 10 जूल एनर्जी लॉस की, ये सिस्टम है मान लो, दिस इज सिस्टम, और ये आपका सराउंडिंग है बच्चों। अगर इसने 10 जूल हीट लॉस की तो इसकी एंट्रोपी कैसे लिखेंगे, मान लो किसी टेम्परेचर वेरिएशन चल रही है, एंट्रोपी कैसे लिखेंगे, अगर 10 जूल हीट लॉस की तो -10 अपॉन टी ऐसे लिखेंगे ना। एंट्रोपी फॉर्मूला क्या था, क्यू अपॉन Yes, टी sir. था। हाँ, और इसने 10 इसने गेन की सराउंडिंग ने, तो क्या लिखेंगे, 10/T. प्लस 10/T। टोटल सम कितना आ गया, जीरो। 0. जीरो क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, ये 10 गेन किया, फिर थोड़ी देर बाद ये इसको कर देगा 10, फिर इस तरह से इक्विलिब्रियम चलता रहता है, जो कि अगला चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम पे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए या इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी जीरो हो सकती है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सम जीरो हो सकता है। तो मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं तो मैं यही कहूँगा कि इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या तो ग्रेटर देन, यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो ही होगी, इसमें कोई चांस नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम कोई प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी इक्वल टू जीरो हो सकती है। ये यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हम एंट्रोपी की बात करते हैं, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी उस पर हम वापस से आते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना कि इन, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप ये भी कह सकते हो, बहुत सारे स्टेटमेंट है उसके, क्लासियस स्टेटमेंट, लेकिन सच पूछो तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में ही नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। लेकिन हर सेक्शन में देखो तो सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब पढ़ाने लगते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ जो आता है ना, वो बहुत कोशिश बाद एक कार्नोट इंजन करके होता है। कार्नोट इंजन का नाम सुना है क्या आपने, जो किसी की इफिशिएंसी निकालता है, सुना है कार्नोट इंजन? No, sir. No, sir. हाँ, ये फिजिक्स में टॉपिक है, उससे इंट्रोपी का कंसेप्ट निकल के आता है। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कभी कोई नहीं पूछेगा आपको, किसी कंपटीशन में नहीं पूछेंगे। अगर जो है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये है, हाँ स्टेटमेंट बस इतना कह सकते हो कि इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ट्राई टू बी मैक्सिमम, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स इट, समझे। या ऐसे लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो है हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, इंजन की मतलब 100% इफिशिएंसी के साथ। ये बात कार्नोट साइकिल में बताई गई है, लेकिन हमें क्या करना है सब चीज़ों को, वो कभी जब हम फुर्सत में होंगे तो पढ़ लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। चलो अब मैं ये 0 वाला बताना, सिस्टम क्या सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम की बात की थी, तभी तो मैंने कहा कि अभी इक्विलिब्रियम आएगा तब इस पॉइंट को समझाना ज़्यादा आसान रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं समझते ना कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि रिएक्शन दो साइड जल्दी चलती रहती है बट हमको कांस्टेंट दिखती है, तो जितनी उसकी लॉस होगी उतना उसको गेन होगा, तो टोटल सम जो हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इंट्रोपी जो रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल है उसकी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। मैं उस पॉइंट पे अभी वापस आ जाता हूँ, एक बार मुझे डेल्टा जी एक्सप्लेन करने दो, ओके। ओके सर। हाँ देखो, मैंने कहा कि टोटल हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो डेल्टा एच होता है। अब जो ये बोलते हो ना बच्चों कि वर्क को पूरी तरह एनर्जी को पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं किया सकता है, कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो फ्यूल को हीट जो होती है हीट एनर्जी को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सके। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल चीज़ समझते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट जो हम बोल देते हैं वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और वो बस हम बोल देते हैं, ज़्यादा हमें कुछ में नहीं आ रहा है। जरा इसमें देखो, इस सिस्टम में क्या मतलब है। अगर किसी सिस्टम की टोटल हीट इंथैल्पी से बताते हैं तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी किसी रिएक्शन में हीट गिवन है, हम केवल रिएक्शन के साथ समझेंगे ना, लेकिन आपको पूरी बात शायद समझ में आ जाए। किसी रिएक्शन को जो हीट दी जाती है वो हीट कंप्लीटली
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में यूज नहीं हो पाती है। क्या बोला मैंने, बताओ पहले। द हीट गिवन टू द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली यूज टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। एक मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको बस। या ऐसे कह सकता हूं मैं, जो भी आपके पास टोटल हीट है, समझना बच्चों ध्यान से, जो भी आपके पास टोटल एनर्जी है, क्या वो सारी एनर्जी, जैसे मान लो आपने सोचा कि मुझे 9 से 10 पढ़ाई करनी है, 9 to 10, क्या वो उस समय सारी जो एनर्जी है वो सारी पढ़ाई में जाती है? नो सर, नो सर। कुछ पार्ट उसका रैंडमनेस में यूज होता है, क्योंकि रैंडमनेस एक नेचुरल बात है और वो हर सभी के साथ है। क्या स्कूल में 7 से, अगर 8 से लेकर के 4 बजे तक क्लास होती है, तो क्या पूरी टाइम क्लास चलती रहती है, केवल पढ़ाई चलती रहती है? या जब भी हम एनर्जी लेके गए हैं स्कूल में, वो सारी एनर्जी हमारी स्टडी में यूज होती है? कुछ एनर्जी बच्चों से बात करने में नहीं जाती है? यस सर। कुछ एनर्जी इंटरवल ब्रेक में नहीं चली जाती है आपस में? वो स्पॉन्टेनियस है ना, जो हम ब्रेक में कर रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है ना, वो हमें अंदर आता है कि जल्दी से ब्रेक हो, हम बाहर जाए, निकल के जाएं। या इसे फालतू में दो पेड़ हो गए सर, 2 पेड़ हो गए, अब तो बाहर जाने दो हमको। इसका मतलब क्या है कि जो भी टोटल हीट है उसका कुछ पार्ट रैंडमनेस में जाता है। क्या मेरा ये पॉइंट को समझे क्या? कि जो भी आपकी टोटल इफिशिएंसी है, जो भी टोटल आपकी एनर्जी है, दैट इज सम पार्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन द रैंडमनेस। या इसको एक तरीके से और समझ लो, अगर मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, मान लो क्लास में आप मेरे सामने बैठे हो फिजिकली, मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी मैंने डिलीवर किया है क्या वो पूरी तरह आपको समझ में आ जाता है? या सभी बच्चों को पूरी तरह समझ में आ गया क्या? वो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो कुछ और सोचने लग रहे हो, वो देख तो हमारी तरफ रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा हो। क्या मतलब इसका? कि जो मैं दे रहा हूँ कंप्लीटली उनको ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बिकॉज कुछ पोर्शन बच्चों की रैंडमनेस की वजह से नहीं जा पा रहा है। अंडरस्टूड? यस या नो? यस सर। यस सर। देखो, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ। जो इंथैल्पी है, टोटल हीट का कुछ पोर्शन तो यूजफुल वर्क में काम हो रहा है, लेकिन अदर पोर्शन रैंडमनेस में यूज हो रहा है। समझे बात को? तो अब मुझे बताओ, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी उतना पोर्शन है जितनी एनर्जी यूजफुल वर्क में यूज हो रही है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। आप मॉर्निंग 8 से लेकर 4 बजे तक क्लास पढ़ते हैं, तो उसमें जितना आपने एब्जॉर्ब किया टीचर से, दैट इज जी। टोटल एनर्जी का जितना पोर्शन आपने स्टडी में लगाया है, दैट इज जी। और जितना पोर्शन रैंडमनेस में लगाया है, दैट इज टी एस। रैंडमनेस भी तो एक एनर्जी है कि नहीं एनर्जी है? यस सर। और जी भी एनर्जी है और एंथैल्पी एनर्जी है। मैंने आपसे कहा था 4 स्टेट फंक्शन होते हैं, यू, एस, जी और एच। सॉरी क्या था? यू, एस, जी और एच। ये चारों एनर्जी हैं और चारों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। कहा था ना मैंने। अब देखो सभी एनर्जी आ रही है ना, टोटल एनर्जी का कुछ पोर्शन यूजफुल वर्क में और अदर पोर्शन रैंडमनेस में चला गया, क्योंकि हर किसी के साथ रैंडमनेस जुड़ी हुई है। तो मैं अगर जी को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकली जी को ऐसे लिखते हैं एच माइनस टी एस। और सभी बच्चे इसको समझ सकते हैं कि एच माइनस टी एस क्यों लिखा गया है, कि टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली यूज टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज इन द रैंडमनेस, यानी कि फालतू चीज़ों में चली गई। ये जो फालतू की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। थोड़ा बहुत फालतू का करने का मन करता नहीं करता? ऐसे नहीं करता कि 7 दिन पढ़ाई कर ली, आज तो संडे, आज कंप्लीटली मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं कभी करता आप लोगों मन? अगर ये चीज़ ना हो तो क्या जी पाओगे आप?
नहीं ना? जो बच्चे लगातार सिर्फ सुबह शाम तक पढ़ते रहते हैं, क्या कभी कभी आप उसको पागल नहीं कह देते हो? तो इसलिए जितना पोर्शन, इसे समझ लो, जितना टोटल हीट का पोर्शन यूजफुल वर्क में जा रहा है दैट इज जी, और रैंडमनेस में जा रहा है दैट इज टी एस। टेम्परेचर तो हर किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और एस इज द रैंडमनेस एनर्जी। तो ये मैथमेटिकली जी को ऐसे लिखा जाता है। अगर इसको चेंज लिखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, वही इक्वेशन आ गई नहीं आ गई? यस सर। तो कोई पूछे डेल्टा जी क्या है तो बस एक वर्ड बोलो, इट इज यूजफुल वर्क। बस इतना पॉइंट अगर बोलोगे ना तो समझ जाएगा सब कोई कि डेल्टा जी क्या है, कि टोटल हीट का कितना पोर्शन यूजफुल वर्क में यूज हो रहा है। करेक्ट? वजह समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, कहने का मतलब है कि जो भी आप काम करते हो उसका जितना पोर्शन जित इफेक्टिव होता है उस काम के लिए, दैट इज द डेल्टा जी। जो रैंडमनेस चला गया वो इंट्रॉपी हो गई। समझ आई बात? तो इंट्रॉपी सबके अंदर है कि नहीं है? यस सर। यस सर, ओके। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। क्या डेल्टा जी को मैं डिफाइन करूं क्या अभी? नो आप सर। अगर डिफाइन करना चाहते हो तो हम बोलेंगे ये थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। अच्छा बताओ, हमने कितनी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी पढ़ी चैप्टर में? 4 ना? इंथैल्पी, इंट्रोपी, गैस फ्री एनर्जी और इंटर एनर्जी। ये 4 थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हैं जो कि पूरे चैप्टर को ड्राइव कर रही हैं। ठीक है, तो जी क्या होता है? थर्मोडायनामिक क्वांटिटी thermodynamic quantity of the system which measure useful work। which measure useful work done during a process। क्यों बच्चों, सिंपल सी बात है ना? यस सर। हाँ, तो आप समझ गए इन सभी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को? आप समझ गए। अगर मैं सभी को एक एक बार बोलना चाहूँ तो वो जल्दी से, इंट्रोपी क्या थी, सॉरी इंटरनर्जी क्या थी? तो टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर याद हो कि जब हम इंटरनल एनर्जी से इंट्रोपी में आए थे तो मैंने यही पॉइंट यूज किया था कि इंटरनल एनर्जी इज द टोटल हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम। और फिर इसके बाद मैंने ये बोला था कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि हीट रिलीज या एब्जॉर्ब कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होगी, तो हमने एंथैल्पी डिफाइन किया। फिर हम क्राइटेरिया में आए तो क्राइटेरिया में एंथैल्पी क्राइटेरिया फेल हो गया तो हमने किसको डिफाइन किया? इंट्रोपी को। और फिर जब इंट्रोपी में क्या था कि जब इंट्रोपी टोटल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और इंट्रोपी टोटल नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इंट्रोपी टोटल जो होता है, इंट्रोपी सिस्टम प्लस इंट्रोपी सराउंडिंग होता है, और सराउंडिंग को मेजर करना मुश्किल हो रहा था। तो हम चाहते थे कि एक ऐसी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी मिले जो केवल सिस्टम देख के बता सके कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमने क्या डिफाइन किया? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या? हाँ देखो, जो बच्चे इन चारों चीज़ों का मतलब समझ लेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा।
अदरवाइज लर्न करना मुश्किल होता है बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमको हाई फाई नहीं सोचना, बहुत सिंपल तरीके से कि हाँ ये चीज़ क्यों आई है, इसके बाद ये क्यों आया है, इसके बाद ये क्यों आया है, तो इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और चैप्टर आपको सिंपल लगेगा। अदरवाइज थंबना ही सभी को डिफिकल्ट सा लगता है। ठीक है, चलो। सर डेल्टा जी में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं। हाँ, दोनों कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल सही। नहीं, कांस्टेंट पे हमने डिफाइन किया है, करने तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना कि डेल्टा ओके जी सर। कांस्टेंट प्रेशर पे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइन किया है, तभी तुमने टी को ओके चेंज सर। नहीं किया, राइट। यस सर। हाँ, अब देखो कुछ छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट थ्योरी भी साथ में पढ़ते रहना चाहिए। चलो, एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। 2a प्लस बी चेंज इनटू सी, इसकी जो एंथैल्पी है 400 किलो जूल पर मोल, और जो एंट्रोपी है, सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। अभी ठीक है। यस सर। डेल्टा एस जो है वो 2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। एंट्रोपी की यूनिट सब लोग समझ गए ना। एंट्रोपी क्या लिखा था आपने, क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या होता है बच्चों, हीट। ये किस में हो सकता है, कैलोरी में या जूल में, और टी क्या होता है, केल्विन। तो जूल पर केल्विन पर मोल के लिए डिफाइन करोगे तो जूल पर केल्विन पर मोल, या जूल पर केल्विन इज ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, और ये तो हीट है तो ये केवल क्या हो जाएगी, किलो जूल में, ओके। नाउ अब आप इसमें बताना है कि एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन becomes spontaneous, किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो अब आपको डेल्टा एच गिवन है, क्या लगाओगे आप, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्यों बच्चों, अगर डेल्टा जी जिस टेम्परेचर से नेगेटिव आ जाएगा उसी टेम्परेचर से आगे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के सर लिए अबाउट 20। अबाउट 20। यस सर। अभी चेक करते हैं बेटा, अभी चेक करते हैं। पहले बच्चे, सभी बच्चे मुझे ये बताएं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर। है ना। इसकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा होगी तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव ना। सही, देखो ये चीज़ ज़्यादा पॉजिटिव होगी इससे, मतलब ये इससे बड़ा होगा तो नेगेटिव ही आना है, बस सीधी बात है। तो डेल्टा जी, देन डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, हमें निकालना है कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसको इधर इधर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। नाउ टी ग्रेटर देन डेल्टा एस की वैल्यू पुट करो, क्या है 400 किलो जूल, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है 2 किलो जूल। कितना आया, सर 200। 200। वेरी गुड, किसी बच्चे ने बता दिया था। तो टेम्परेचर अगर 200 से ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। आप चेक कर लो, पहले देखो, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू रखो 400 दे रखा है, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 2, माइनस टेम्परेचर कितना आया 200 इंटू 2, क्या आंसर आया 0 आ गया बच्चों, बताओ पहले।
यस सर जीरो आ गई, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ गई, डेल्टा जीरो आ गई। अब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका कितना आया था, मोर 200, 200 टेम्परेचर 200 था ना, और डेल्टा एस आपका कितना था, 2। तो टेम्परेचर अगर 200 से जरा सा भी ज़्यादा हुआ तो डेल्टा जी क्या आएगा फिर, नेगेटिव। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके। यस सर। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखता हूँ कि मुझे इसका आंसर कौन स्टूडेंट बताएगा, और सभी अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। 2 क्लोरीन गैस से मैं जा रहा हूँ Cl2 गैस, ठीक है। बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा S के क्या साइन होंगे? सर डेल्टा एच नेगेटिव। क्यों? सर एक्सोथर्मिक है ना। क्यों एक्सोथर्मिक है? सर दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। वेरी गुड। 2 क्लोरीन गैस एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। क्या बच्चों बॉन्ड नहीं बन रहा है इनके बीच में? यस सर। तो जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, सर रिलीज। रिलीज। और एनर्जी में डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव। वेरी गुड। तो बॉन्ड इज फॉर्म, दैट्स व्हाई एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। नाउ टेल मी एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? बोलो, एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? चलो मुझे ये बताओ, रिएक्टेंट में गैस पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो रॉन्ग है। पहले ये बताओ रिएक्टेंट में गैस के कितने पार्टिकल्स हैं? सर टू। और प्रोडक्ट में गैस के कितने पार्टिकल्स हैं? टू। अरे क्या हो रहा है आप लोगों को, प्रोडक्ट में गैस के एक ही मोल तो है, Cl2 एक मोल नहीं काउंट करेंगे हम लोग। सर आप पार्टिकल बोल रहे हो। तो पार्टिकल Cl2 पार्टिकल्स नहीं है क्या? Cl2 एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स है कि, आप कैसी बात करते हो? अगर मैं वाटर बोलूं तो वाटर एक पार्टिकल नहीं है क्या? उसको 3 पार्टिकल बोलोगे वो एक वाटर को? ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये एटम के फॉर्म में है, ये तो एक ही पार्टिकल्स है। मैं पूछूं ये कितने पार्टिकल्स हैं, 2H+O, ये कितने पार्टिकल्स हैं? 3। तो Cl2 एक पार्टिकल्स है, एक मॉलिक्यूल का मतलब एक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, कंपाउंड भी आ सकता है, और यहाँ पर 2 पार्टिकल्स है। तो जब नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल डिक्रीज होते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज। अरे मैंने बताया था कि एक प्लेग्राउंड में 2 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और एक जगह 10 लोग खेल रहे हैं, तो जहाँ पे 10 प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी। आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो, इस सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं गैस के, चलो मान लो 6 पार्टिकल्स हैं। अब इन 6 पार्टिकल्स से मिल करके 3 पार्टिकल्स बना दिए, एंट्रोपी पहले ज़्यादा थी या बाद में ज़्यादा है? सर पहले ज्यादा थी। पहले ज़्यादा थी ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के कम हो गए तो रैंडमनेस भी कम हो जाएगी। आप बताओ, मतलब इतनी छोटी सी बात सोचने में इतना टाइम लगा रहे हो, इसकी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगी। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर क्लास में 2 बच्चे हैं तब ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, या क्लास में 50 बच्चे हैं तब ज़्यादा डिसिप्लिन होगा? सर जब दो है। दो है। तो बताओ जरा, डिसऑर्डर कब हुआ, 50 बच्चों में या 2 बच्चों में? सर 50। 50। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी गैस के पार्टिकल्स कम हो रहे हों तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको तो ऑर्डर में लाना बहुत आसान है ना? यस या नो? हाँ, तो इसलिए एंट्रोपी इसकी कम हो रही, डेल्टा एस भी क्या जाएगा इसका, नेगेटिव।
एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई रिएक्शन है बच्चों, क्वेश्चन 3, कोई रिएक्शन है हाफ x2 प्लस 3/2y2 चेंज इनटू xy3 डेल्टा H -30 किलो जूल, इसका दे रखा है। और इंट्रॉपी स्टैंडर्ड इंट्रॉपी ऑफ x2 y2 and xy3 are 60, 40 and 50 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जल्दी बताओ मुझे, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना होता है? 0। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो 0 हो गया इक्विलिब्रियम पे ये, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। बोलो यस या नो? यस सर। आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्स करते हो, बस एक दो बच्चे मुझे बोलते रहते हैं। यस सर। सभी बच्चे पहले बोले यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। 10 स्टूडेंट हो गए, और बोलो। यस यस सर। बार बार वही लोग रिपीट कर रहे हैं जो पहले बोल चुके हैं, और नीचे के बच्चे तो सो रहे हैं। बॉयज में किसी की आवाज़ ही नहीं आती है। कोई बच्चों ने अभी ज्वाइन किया जब क्लास खत्म होने वाली है। डेल्टा एच, हाँ बोलो बेटा। सर स्टैंडर्ड एंट्रोपी मतलब तब जब उनकी सबसे ज्यादा रैंडमनेस हो। स्टैंडर्ड एंट्रोपी, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी थी वैसे स्टैंडर्ड एंट्रोपी विच डिफाइंड एट 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। क्या बात कर रहे हैं आप? ओके सर। हाँ, स्टैंडर्ड का मतलब बताया था ना बेटा। देखो, तो अब हमको निकालना है कि किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 कर दूं तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी डेल्टा एस आ जाएगा। सही बच्चों, क्लियर है इतना? यस सर। यस नाउ टी क्या आ जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ठीक है बच्चों, अब डेल्टा एच और डेल्टा एस को पुट कर दो। डेल्टा एस कितना दे रखा है पूरी रिएक्शन के लिए? -30 दे रखा है। यस सर। यस सर। लेकिन पूरी रिएक्शन की इंट्रॉपी क्या है? इंट्रॉपी सबकी अलग अलग दे रखी है, तो रिएक्शन की इंट्रॉपी कैसे निकालोगे बताओ जरा मुझे। तो डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, इंट्रॉपी भी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, तो कैसे लिखोगे? इंट्रॉपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंट्रॉपी ऑफ द रिएक्टेंट। तो वी कैन राइट इंट्रॉपी ऑफ XY3, एक मोल है ना इसका, इंट्रॉपी ऑफ XY3 माइनस हाफ इंट्रॉपी ऑफ X2 प्लस 3/2 इंट्रॉपी ऑफ Y2। सभी की वैल्यू जल्दी से पुट करो और इसका आंसर बताओ मुझे कि इंट्रॉपी टोटल कितनी आ गई रिएक्शन की, स्टैंडर्ड इंट्रॉपी। थ्री बाई टू डेल्टा SY2। जल्दी बताओ बेटा, वेट कर रहा हूं मैं। XY3 की वैल्यू क्या थी? 50 माइनस हाफ
60 माइनस 3/2 40। -40 हाँ बताओ जल्दी से क्या है आंसर। -40 -40 आएगा। -40 वेरी गुड। ये एंट्रोपी जो -40 है ये पूरी रिएक्शन की है ना। यस सर हाँ। तो आप यहाँ पुट कर दो जल्दी से, डेल्टा एच -30 और ये -40। सर 3/4 कोई यूनिट में तो चेंज नहीं है ना। इंथैल्पी किलो जूल में थी, एंट्रोपी जूल में थी। देखो ये किलो जूल में थी तो इसको जूल में करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जूल पर केल्विन में है और किलो जूल में है। ठीक है ना। यस सर कितना आ गया आंसर, 750 केल्विन नहीं आ गया। यस सर तो ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, 750 केल्विन पे।